बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने लंग्स को डिस्कस करना है। लंग्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं, एल्वियोलर सैक्स होते हैं जिनको क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई भी कहा जाता है, और एयर सैक्स जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। तो लंग्स के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, दीज आर द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे बड़े ऑर्गन है। अच्छा, आम तौर पे ये जो लंग्स हैं ये एक कवर के अंदर लिपटे हुए होते हैं। उस कवर को पल्मोनरी मेम्ब्रेन्स या प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ ईच लंग इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन। और ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्होंने लंग्स को कवर किया होता है, जिसको हमने प्लूरा कहा है, तो ये आगे दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक को विज़रल मेम्ब्रेन कहा जाता है या विज़रल प्लूरा कहा जाता है, दूसरा पेराइटल मेम्ब्रेन या पेराइटल प्लूरा कहा जाता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? आमतौर पे हमारे पास जो लंग्स होते हैं हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं, और चेस्ट की जिस जगह रखे हुए हैं वो चेस्ट कैविटी कहलाती है। क्लियर? या इसको चेस्ट को थोरैक्स भी कहते हैं, तो इस वजह से चेस्ट कैविटी का दूसरा नाम थोरेसिस कैविटी भी है। आप ये समझ लें कि ये मैं एक तरफ की थोरेसिस कैविटी को ड्रा कर देता हूँ कि ये हमारे पास थोरेसिस कैविटी, बल्कि ये तो करीब ड्रा होगी, थोड़ा बड़ा दूर करके ड्रा करूँ ताकि इस बात समझना। ये समझ लें कि ये हमारे पास जो चेस्ट कैविटी है या थोरेसिस कैविटी है उसकी दीवार है। क्लियर? अब ये जो मेम्ब्रेन जिसने फेफड़ों को कवर किया हुआ है या लंग्स को कवर किया हुआ है, ये दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, या जिसको प्लूरा भी हमने कहा है। एक मेम्ब्रेन का वो हिस्सा है जो कवर्ड है लंग्स के ऊपर, चूंकि ये डबल मेम्ब्रेन है। एक वो है जिसने फेफड़ों के ऊपर एक तह बनाई हुई है, ठीक हो गया। और दूसरी वो है जो थोरेस कैविटी की जो अंदर की दीवार है उसके ऊपर उसने एक तह बनाई हुई अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। क्लियर? इन दो मेम्ब्रेन का मजमूआ प्लूरा कहलाता है। और वो मेम्ब्रेन जो फेफड़ों के ऊपर है उसको फर्स्ट मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन या विज़रल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और वो मेम्ब्रेन जो बिल्कुल थोरेस कैविटी की दीवार के नीचे है उसको सेकंड मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन या फिर पेराइटल प्लूरा कहा जाता है। तो यही बात लिखी गई है। जो विज़रल प्लूरा होता है लाइंस द लंग्स, इसने लंग्स के ऊपर एक तह बना रखी है। जब भी लाइनिंग का वर्ड आए तो एक लेयर या एक तह को कहा जाता है। और जो पेराइटल प्लूरा है इसने भी एक तह बना रखी है, एक लेयर बना रखी है, लेकिन ये लेयर कहाँ है? इनर वॉल ऑफ थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस कैविटी के अंदर की तरफ है। अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो खाली जगह है ये प्लूरल कैविटी कहलाती है। क्लियर? और इसके अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, जब हमारे पास फेफड़े एक्सपेंड करते हैं तो इस फ्लूइड होने की वजह से इनकी एक्सपेंशन आसान होती है, इनका सुकड़ना आसान, कंट्रैक्शन आसान होती है, इनकी एक्सपेंशन आसान होती है। उसकी वजह ये है, आपने देखोगे काफ़ी सारे ना जो गेट्स होते हैं वो स्लाइडिंग वाले होते हैं, उनके नीचे ना छोटे छोटे टायर लगे। अगर उस टायर के अंदर, उस व्हील के अंदर जो उस गेट के नीचे लगा हुआ है जिसकी वजह से स्लाइडिंग होगी, अगर उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल दें, थोड़ा सा ग्रीस डाल दें, ठीक है, ऑटोमेटिकली, तो उसकी जो स्लाइडिंग है वो बड़ी स्मूथ भी हो जाएगी और आसान भी हो जाएगी। तो आप ये समझ लें कि ये जो फ्लूइड है इट एक्ट एज ए ग्रीस, इट एक्ट एज ए ऑयल। ये ऑयल या ग्रीस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जब फेफड़े आप कह सकते हैं एक्सपेंड करेंगे उनको मूवमेंट चाहिए, और जब ये रिलैक्स करेंगे उनको तब भी मूवमेंट चाहिए। तो इस मूवमेंट को आसान बनाने के लिए ये फ्लूइड बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो फ्लूइड अलाउ द लंग्स, फ्लूइड की वजह से फेफड़ों को फ़ायदा क्या मिला है? टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, कि वो बड़ी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो फेफड़े हैं अगर हम इनको देखें तो ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अगर हम राइट लंग्स की बात करें, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो ये जो हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको लोब्स ऑफ द लंग्स कहा जाता है। एक तो राइट लंग ये लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर, एंड कंटेन 3 लोब्स। और इनके नाम क्या है? जो सबसे ऊपर वाला है उसको सुपीरियर कहा जाता है, जो मिडल वाला है उसको मिडल ही, और जो सबसे नीचे वाला है उसको इन्फीरियर कहा जाता है। लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर है और इसमें सिर्फ 2 लोब्स हैं, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इन्फीरियर। क्लियर? तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो पोर्शन हैं लंग्स के वो डिवाइडेड है। लंग्स राइट थोड़ा बड़ा है, लेफ्ट थोड़ा छोटा है।
अच्छा, लेफ्ट जो लंग है वो थोड़ा छोटा क्यों है? क्योंकि बिल्कुल इसी जगह हमारा हार्ट लोकेटेड है। उस हार्ट को जगह देने के लिए इसको थोड़ा छोटा बनाया गया और इस लंग्स के अंदर एक छोटा सा पिचकाव भी है, डिप्रेशन भी है, थोड़ी सी गहरी जगह भी है। ये वो जगह है जो हार्ट को स्पेस प्रोवाइड करती है। इस जगह को कहा जाता है हार्ट नॉश। नॉश आमतौर पे किसी पिचकी हुई जगह के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ी गहरी हो बाकी की निस्बत। तो ये हार्ट नॉश, ये लंग्स का वो हिस्सा है जो हार्ट को एडजस्ट करने में चेस्ट कैविटी के अंदर हेल्प आउट कर रहा है। हमारे पास जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर है, अलाउ रूम्स, ये जगह देता है फॉर द हार्ट विच इज जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, अगर हम फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो फेफड़ों का काम ये है कि इन्होंने ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी और ब्लड आना है दिल से। तो वो हमारे पास खून के नालिए जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड को लेके आई ताकि उसमें ऑक्सीजनेशन हो, वो पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है। जाहिर बात है ऑक्सीजनेशन उस ब्लड की होगी जो डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आमतौर पे जब हम आर्टरी और वेन की बात करते हैं तो आर्टरी वो हमारे पास खून की नालियाँ होती हैं जो दिल से ब्लड को लेके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती हैं। क्लियर? और ज़्यादातर आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ वाहिद ये आर्टरीज़ हैं जो हमारे दिल से फेफड़ों की तरफ जा रही हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बात रूल याद रखेंगे, आर्टरी में ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय इन आर्टरीज़ के। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास ये आर्टरीज़ फेफड़ों के अंदर ब्लड को लेके जाएंगी, फेफड़े इनके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को शामिल करेंगे, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा, यानी द ब्लड अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। तो फेफड़ों से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और फिर पल्मोनरी वेन के जरिए से दोबारा हार्ट में भेज देगा। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, ताकि फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप करे। अच्छा, ये जो हार्ट और फेफड़ों के दरमियान सर्कुलेशन हो रही है कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों में जाता है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल को आता है, ये आर्टरी लेके और ये वेन। अच्छा, वेन के बारे में भी याद रखें, वेन वो हमारे पास खून की नालियाँ होती हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लड को इकट्ठा करती हैं और दिल की तरफ जाती हैं। ये वाहिद वेन है पूरी हमारी बॉडी की जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज बाकी जितनी भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, एक बात जहन में रखेंगे कि जो हवा फेफड़ों के अंदर आती है वो कभी भी फेफड़ों के सेल को ऑक्सीजन नहीं देती। हमारी बॉडी का रूल ये है कि बॉडी कभी भी डायरेक्टली, बॉडी का कोई भी सेल चाहे वो हवा के कांटेक्ट में क्यों ना हो, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन हवा से नहीं लेता, वो हमेशा ब्लड से लेगी। हालांकि फेफड़ों में भी हवा है तो वहाँ से डायरेक्ट सेल में भी जा सकती थी, लेकिन बॉडी इस रूल को फॉलो करती है कि बॉडी हमेशा अपने हर सेल के पास जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू भेजती है। इवन स्किन के सेल देख लें, हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी ये जो स्किन के सेल है कभी भी हवा से ऑक्सीजन नहीं लेते, ब्लड के थ्रू ही लेंगे। तो इसी तरह यही बात लिखी गई है कि लंग्स के जो सेल हैं वो ऑक्सीजनेशन हमेशा ब्लड से लेंगे और फिर हार्ट है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक पहुँचाता है। अच्छा, ऑक्सीजन जब सेल में चली जाएगी तो वो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी। ये पहली डेफिनेशन है जो हमने इस चैप्टर में की थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को तोड़ के एनर्जी सेल को दी जाती है, एटीपी निकाले जाते हैं। अच्छा, सर्फेक्टेंट का क्या रोल है? एक बात जहन में रखेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे एयर सैक्स, जब मैं एयर सैक की बात करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, हम एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एल्वियोलाई। अच्छा, एल्वियोलाई की ये जो दीवार है इसको एपिथेलियम कहा जाता है, इसको एपिथेलियम का, और ये वो जगह है जहाँ ब्लड और एयर के दरमियान गैशियस एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो इस वजह से एपिथेलियम को रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने, बल्कि पहले भी हमने डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी सरफेस वो जगह होती है जहाँ एयर और ब्लड के दरमियान गैशियस एक्सचेंज होता है। तो एयर जब यहाँ आती है, और रेस्पिरेटरी सरफेस, अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस वो होती है जिसकी सरफेस मॉइस्ट हो, जिसकी सरफेस क्या हो, मॉइस्ट हो, और मॉइस्ट के लिए यहाँ वाटर की एक लेयर बनाई जाती है ताकि ये सरफेस मॉइस्ट रहे। लेकिन मॉइस्ट सरफेस का एक नुकसान भी है
कि वाटर की ये वाली जो साइड है लेयर की, ये वाली साइड, इनके दरमियान में एक फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स का नाम है सरफेस टेंशन। इस फोर्स का नाम क्या है? सरफेस टेंशन। टेंशन का लफ्ज़ी मतलब है खींचना किसी चीज़ को, ठीक है। सरफेस के बाद दफ़ा ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे को खींचना शुरू कर दे। अगर इस खिंचाव को रोका ना जाए तो हमारे जो एल्वियोलाई है बजाय इस कंडीशन में आने के वो इस कंडीशन में आ जाते हैं, इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो अगर इस कंडीशन में ये सरफेसेस आपस में मिल गई तो सरफेसेस के आपस में मिलने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारे पास एयर का जो पैसेज है वो कम पड़ जाएगा, हवा कम आएगी, ऑक्सीजनेशन कम आएगी और बॉडी का हर टिश्यू, हर हिस्सा सफ़र करेगा, नुकसान उसको होगा। चलिए, तो इस वजह से ये पिचकनी नहीं चाहिए, कोलैप्स नहीं करनी चाहिए, इनकी सरफेस को आपस में स्टिक नहीं करना चाहिए। अब इस चीज़ को रोका कैसे गया कि ये जो एपिथेलियम है इसके अंदर कुछ सेल वो क्या करते हैं, इस मॉइस्ट सरफेस के ऊपर कुछ मटेरियल को सिक्रेट करते हैं। उस मटेरियल के मजमूए को सर्फेक्टेंट्स कहा जाता है। इन सर्फेक्टेंट का काम क्या है? इस सरफेस टेंशन को कम करना, जिसकी वजह से जो कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई है, स्टिकिंग सरफेस ऑफ एल्वियोलाई है वो कम पड़ जाएगी और एल्वियोलाई इसी तरह खुले हुए रहेंगे और ऑक्सीजनेशन और हवा का आना जाना बड़ी आसान तरीके से होगा। तो सर्फेक्टेंट है क्या? सम सेल ऑफ द एपिथेलियम। एपिथेलियम जो एल्वियोलाई के कुछ सेल सिक्रीट अ लिक्विड, वो कुछ लिक्विड रिलीज करते हैं जिनको सर्फेक्टेंट कहा जाता है। विच लाइन इनसाइड द एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई के अंदर एक तह बना देते हैं। आगे इनका फंक्शन क्या? प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। ये कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई को नहीं होने देता, यानी इनको पिचकने नहीं देता। या आप कह सकते हैं इनकी की जो सरफेस है एल्वियोलाई की, उनकी वॉल की स्टिकिंग, चिपकने इनको नहीं देता, इनकी दीवारों को आपस में चिपकने नहीं देता, जिसका काम क्या होगा? जो एल्वियोलाई वो हमेशा ओपन रहेंगे। क्लियर? अच्छा, ये जो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होते हैं ये हमारे जो एल्वियोलाई है उसमें प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं और बाद दफ़े ये फिर ब्लड में रीअब्जॉर्ब भी हो रहे होते हैं, फिर नए प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। क्योंकि ये हमारी बॉडी का रूल है, जो चीज़ वो बॉडी सिक्रीट करती है वो सिक्रीशन परमानेंट नहीं होती, बॉडी थोड़ी देर बाद उसको डिग्रेड कर देती और फंक्शन के लिए हमेशा नई सिक्रीशन, ताकि सिक्रीशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो हमेशा फंक्शन भी अच्छे अंदाज में करेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब हवा होती है ना फिर तो इतना मसला नहीं होता, जब हवा बाहर जाती है फिर ये ज़्यादा चिपकने के चांस होते हैं। इस वजह से हवा का आना उस वक्त ये जो सरफेस टेंशन है वो फिर भी कम होती है, लेकिन जब हवा बाहर जाती है, जब एल्वियोलाई खाली होते हैं या एल्वियोलाई में हवा थोड़ी रहती है, फिर सरफेस टेंशन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहरहाल ये वाले अगर सर्फेक्टेंट मौजूद हों तो फिर आमतौर पे कॉन्स्टेंटली कंडीशन रहती है कि चाहे हवा अंदर आए चाहे हवा बाहर जाए तो ये जो एल्वियोलाई है वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा देखो माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना उसका जो ड्यूरेशन है नॉर्मली 9 महीने 10 दिन है, 280 दिन के करीब बनता है। अगर कोई बच्चा 7वें महीने से पहले पैदा हो जाए, 7वें महीने से पहले, 6ठे महीने में, 5वें महीने में पैदा हो जाए तो 6ठे और 7वें महीने में ये सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करने का सिस्टम डेवलप ही नहीं होता। इस वजह से अगर बच्चा कोई 6ठे महीने में पैदा हो जाता है तो उसके जो एल्वियोलाई होते हैं वो पिचके हुए होते हैं, उसके एल्वियोलाई क्या होते हैं? पिचके हुए होते हैं। और इस कंडीशन को कहा जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसको क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या इसको RDS भी कहा जाता है। तो ये उन बच्चों में होता है जिनका जो गेस्टेशन पीरियड है, प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो 7 महीने से कम होगा। ठीक है। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? सिंड्रोम कहते हैं वो कंडीशन जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ या बहुत सारी डिसऑर्डर बॉडी के अंदर हो, इकट्ठे हो जाए। क्योंकि देखो अगर एल्वियोलाई पिचकेंगे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी क्योंकि हवा यहाँ कम होगी ना। अब अगर हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन कम मिले तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का जो हर सेल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। यानी इस बीमारी के अंदर जो बच्चा है उसका बॉडी का हर पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। स्ट्रेस कहते हैं तकलीफ़ को। तो ऐसे ही हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की तकलीफ़ जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को, मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्टर्ब करे
तो वो कहलाती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ बच्चे के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती। तो ये कंडीशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये आमतौर पर उन बच्चों में होती है जिनका जो गेस्टेशन या प्रेगनेंसी का पीरियड वो लेस देन 7 मंथ हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे कि ये सांस अंदर जा कैसे रहा है, सांस बाहर कैसे निकल रहा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।